पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने कमर कस ली है। 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। वहीं कांग्रेस 2024 के चक्रव्यूह को भेदने का मंत्र जो है वो खोजने में जुटी है। बीजेपी का हाईकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावों की तैयारियों को लेकर हिमाचल के दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस आला कमान साथ ये लगातार दूसरी बैठक है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाई गई कि हिमाचल की 4 सीटों पर किस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। कैंडिडेट्स का कांग्रेस के पास टोटा है और लगातार उस पर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस इस कोशिश में है कि लोकप्रिय चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। वहीं बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2014 और 2019 के प्रदर्शन को फिर से दोहराने की प्लानिंग बीजेपी की है। जेपी नड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें 1 साल में पूरा नहीं कर पाई। महिलाओं को 1500 रुपए सरकार नहीं दे पाई। जेपी नड्डा ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। अब जनता विकास के नाम पर वोट देती है। कांग्रेस देश की जनता के साथ झूठ बोलती आई है। गारंटियों के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछे हैं कि जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। लेकिन ये जो 3 राज्य हमने जीते, चुनाव से पहले मुझे कई बार जयराम जी का फोन आता था, यहां तो मीडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश तो गड़बड़ा रहा है और छत्तीसगढ़ तो गया। बोलिए, ऐसा बताते थे कि नहीं बताते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? राजस्थान शायद आ जाए। और हमारे बहुत से भाई जो बड़े लंबे समय से टुकुर 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 बड़े इंतजार में बैठे कि अब आई बारी, अब आई बारी, अब आई बारी, वो बड़े खुश हुआ करते थे। और उस समय मैंने उनको कहा था, जयराम जी आपकी भी जरूरत है, आप भी आइए और मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को समझाइए कि जो इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था, साल बीत गया, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं धन्यवादी हूं इनका। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को समझाया, राजस्थान की जनता के समझ में आया, छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया। और क्या समझ में आया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती। लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती। भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के और यह काम बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार करके दिया है, इसलिए हमको मिले। जनवरी के महीने में खाते में आना शुरू हो जाएगा। जनवरी से दूसरी जनवरी आ गई, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं। आज माताएं पूछ रहे, कांग्रेस के नेता को पूछ रहे थे, क्या हुआ उस वादे का जो आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने दी थी? कहते हैं कि वो चुनाव के दिनों में सभी कहते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आने वाले चुनाव का माता बहनें जो है इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि अब सार्थकता करने का वक्त आ गया है। कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। 1 साल बीत गया,
10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। 8 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। कोविड के संकट में अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको घर बिठा दिया। 8 महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार मिला है कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस, कैबिनेट रैंक के साथ अपने साथी, दोस्त, एडवाइजर बन गए, ओएसडी बन गए। उनको जरूर नौकरी मिली, लेकिन तो आपने सुना कि जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर जो हैं किस तरह से कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये 1 साल में एक भी गारंटी जो है कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राजीव खिमटा जी जुड़ चुके हैं और विवेक शर्मा भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजीव खिमटा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर हैं और वो पूछ रहे हैं कि एक साल हो गया है, गारंटियों का क्या हुआ? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं जेपी नड्डा। जी देखिए, साफ सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी और धीरे धीरे गारंटियों को जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। ओपीएस शायद ये भूल गए कि ओपीएस सबसे पहले हमने बहाल की, या तो शायद जेपी नड्डा जी की याददाश्त कम है या जयराम जी की याददाश्त कम है। ओपीएस बहाल कर दी और सबसे पहले जो ओपीएस जो मिली है वो जयराम जी के इलाके से ही मिली है, थुनाग सराज से मिली, जहां से जयराम ठाकुर जी चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले जो ओपीएस मिली वो थुनाग जो क्षेत्र है सराज का विधानसभा, वहां से मिली है। दूसरी बात, हमने ई टैक्सीज की बात की थी, ई टैक्सीज शुरू हो गई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल इस जो सत्र में है जो हिमाचल प्रदेश में, वो शुरू हो जाएगा। गोबर की खरीद की हमने बात की थी, 1 जनवरी से हमने कहा कि शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर क्लस्टर बन गया, शुरुआत है। और 20,000 नौकरियां जो है इस 31 मार्च से पहले जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ सुख आश्रय हमने योजना चलाई माननीय मुख्यमंत्री ने। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है बागवानी को लेकर जो किलो के हिसाब से हमने वादा किया था बागवानों को, वो इस साल पूरा कर दिया है। और वो किलो के हिसाब से जो है बागवानों का सेब आज मंडियों में बिक रहा है। तो इसी तरह, और हमने अभी रिसेंटली जो लाहौल स्पीति की महिलाओं जो 18 से 60 साल की महिला है उनको 1500 रुपए देने का जो घोषणा कर दी और वो इमीडिएटली ही उनको मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, साथ में जो 1,37,000 जो महिला है जो पेंशनर है जिनको 60 साल से ऊपर, उनको भी जो है 1500 रुपया जो पेंशन कर दी गई है और उन्हें जो है अब आगे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये चरणबद्ध तरीके से जो ये सारी की सारी हमने जो वादे किए थे जनता के साथ, वो धीरे धीरे धरातल पे उतर रहे हैं। लेकिन मेरी जेपी नड्डा जी से एक सवाल है, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने जो वादे किए थे जब आपकी सरकार केंद्र में आई थी कि हम जो, मैं खुद एक किसान हूँ, किसानों की जो आय डबल हो जाएगी, मैं खुद पूछता हूँ कि कौन सी डबल हुई आज आय? हिंदुस्तान का पूरा किसान, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो बागवानों, कौन सी आय पूरी हुई? आपने यहाँ पर अडानी जैसे लोग लिया जिन्होंने जब जो सेब की खरीद करते हैं तो जो आपका जो रेट है वो इमीडिएटली जो अगर 2000 की कार्टन बिकता है वो सीधा 1200 1500 पे आता है। ये आपने काम किया है। आपने रोजगार की बात की थी हिंदुस्तान में कि आप 2 करोड़ रोजगार देके आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। तो इस तरह की बहुत सारी योजना, 15-15 लाख रुपए आपने, और आपकी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 15-15 लाख जो है काला धन हिंदुस्तान का वापिस आएगा। तो ये सारी बातें हैं आज जनता के सामने आएगा जब चुनाव आएंगे और चुनाव में होंगे। अगर आप तो हम पे तो आप तंज कस रहे हैं, लेकिन आप पे तंज कौन कसेगा? आज आप पे तंज हम कसेंगे जब आप चुनावी क्षेत्र में, जो हम सुनने में आ रहा है कि, और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि आज तालमेल नहीं है। तालमेल मुझे लगता है कि भाजपा में नहीं है। समझ सकते हैं कि आज जब माननीय इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सोलन में आए, सोलन जिले में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे, आप सिर्फ छोटे से नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। अल्टीमेटली बहुत बड़ा ठोडो ग्राउंड है, ठोडो ग्राउंड एक और दूसरा ग्राउंड है जहां पे रैली कर सकते हैं। आप सिर्फ नुक्कड़ सभा करके और सिर्फ बाजारों में भीड़ में जा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो यहाँ समझ सकते हैं कि आप आज तालमेल भाजपा के अंदर नहीं है। भाजपा के अंदर आज 5 गुट है हिमाचल प्रदेश में। एक नड्डा साहब का गुट है, एक जयराम जी का गुट है, एक प्रेम कुमार धूमल जी का गुट है, शांता कुमार जी का गुट है, और 5वां जो गुट है अब इनके जो नए अध्यक्ष आए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका गुट है। तो समझ सकते हैं गुटवादी भाजपा में चरण अब जो ठीक है। विवेक शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, 5 गुट गिना दिए इन्होंने। नमस्कार भाई साहब। ऐसा है कि आपके रिपोर्टर्स के माध्यम से आज के कार्यक्रम की रिपोर्ट आपको मिल गई हो गई, प्रशासन व सीआईडी से सरकार को मिल गई हो गई।
और मीडिया के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी मिल गई हो गई। उसके बाद अगर ये बताते हैं कि हमारा कार्यक्रम छोटा था, उसका रोड शो, उसका वहां जनसभा को अगर ये छोटा बताते हैं, तो मुझे लगता है इन्हें वास्तविकता में एक बार किसी आंख वाले डॉक्टर को स्वयं दिखाना चाहिए। वो भीड़ कोई किराए पे लाई गई भीड़ नहीं थी। प्रातः 9 बजे इस सर्दी के मौसम में लोग घरों से अपने संसाधनों से वहां पहुंचे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उन्होंने मान सम्मान किया। और ये इस बात की सीधा सीधा संकेत है कि लोग इनसे किस हद तक परेशान हैं और परेशानी के बाद का जो मंजर उभर के सामने आने वाला है, ये उसकी तस्वीर है। और हमारे मित्र उसको देखकर थोड़ा परेशान है। मैं इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रहा प्रश्न इस बात का कि गारंटियों का, जो गारंटियां हम पे कस रहे हैं, ये तो ये भी गारंटी नहीं दे पा रहे कि पिछले 20 दिन से जिनको इन्होंने शपथ दिलाई है उनको विभाग कौन से देने हैं। वो मंत्री बेचारे मंत्री तो बन गए, लेकिन द मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हैं। इस सरकार की बदतर स्थिति है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इनके केंद्रीय नेतृत्व यहाँ होने के पश्चात भी इनके कार्यक्रमों में नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी मानता है कि ये गारंटियां झूठी दिलवा दी या हमसे बुलवा दिया। प्रियंका गांधी उस समय यही थी जब ये धर्मशाला में कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने भी इनके कार्यक्रम का बाइकआउट किया। हम करें तो समझ आता है। और ये जो गारंटियां गिना रहे हैं, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतना ये कर देंगे। इन्होंने 1 लाख प्रतिवर्ष रोजगार का बोला था, 1 वर्ष इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। ये बता दें 1 वर्ष में इन्होंने कितने रोजगार दिए। ये इन्होंने कहा कि जी हमने 1500। विवेक जी, कांग्रेस ने ओपीएस तो शुरू कर दिया है, कह रही है कांग्रेस कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है। हमने 2-3 गारंटियां जो है वो शुरू कर दी है प्रदेश में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सारा कर्मचारी सड़क पर है, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये ओपीएस की बातें कर रहे हैं। अरे इनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी सरकार चल कैसे रही है। ये स्वयं अपने आप में चिंतित। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाकर के स्थिति ये ना हो जाए कि मुझे ही टिकट दे दो जी, मैं ही संसद का चुनाव लड़ लेता हूं। हालत इनकी इतनी बदतर है। आप ये देखिए कि जो ये पूछते हैं 1500 की बात करते हैं, ये सहारा योजना में कुछ लाहौल स्पीति की महिलाओं को हम माननीय जयराम जी की सरकार दे रही थी, उसका भी प्रयास इन्होंने किया है उसको 1500 में कन्वर्ट करने का, वो भी नहीं कर पाए। 22 लाख महिलाएं हैं जिनको इन्होंने 1500 रुपया देना है। इनका तो बजट ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में कहा कि मेरे पास सिर्फ 23 करोड़ रुपया बचा है। अरे आप पहले ये तय कर लीजिए कि धर्मशाला में 23 करोड़ बोलते हैं, चैनल पे आकर बोलते हैं हम गारंटियां पूरी कर रहे हैं, रोजगार के नाम बोल रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, गोबर के नाम पे बोल रहे हैं गोबर खरीद शुरू हो जाएगी। आप 1 साल सेलिब्रेट करके आए हैं, इनको इस चीज का शायद ध्यान नहीं है। आपने 1 साल का अपना कार्यकाल सेलिब्रेट कर लिया और हमने भी उसका विरोध दिवस मना लिया। आपकी वास्तविकता क्या है, आप खड़े कहां हैं? वास्तविकता पूछ लेते हैं राजीव खिमटा जी से। राजीव खिमटा जी, देखिए दिल्ली में बैठक आपकी लगातार चल रही है। दिसंबर महीने में पूरी जो आला कमान थी हिमाचल की वो दिल्ली पहुंची थी, सीएम सुक्खू पहुंचे थे, प्रतिभा सिंह पहुंची थी, पूरी कैबिनेट पहुंची थी। उसके बाद फिर से एक बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं, प्रतिभा सिंह दिल्ली में है। कल आला कमान से बैठक हुई है। क्या चल रहा है कांग्रेस में? क्या बैठक हुई? क्या बैठक में निकल कर आया? क्या संगठन और सरकार के तालमेल पर बैठक थी या फिर लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी के चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए? जरा बताइए बैठक के बारे में दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा विवेक जी को कि आज चश्मे की जरूरत विवेक जी पहन रहे हैं। चश्मा में बिल्कुल आंखें साफ है और एकदम ठीक है। एक दूसरी बात जो स्पष्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि चश्मा किसने पहना हुआ है, हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि आज जो पिछले कल जो दिल्ली में हमारी बैठक हुई वो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, वो पूरे हिंदुस्तान को लेकर बैठक थी और वो लोकसभा को लेकर चर्चा थी कि किन किन सीटों में किस किस को उतारा जाए। तो उस चीज को लेकर चर्चा थी जिसका निर्णय कुछ दिनों में हो जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति जो है 4 जो हिमाचल प्रदेश की भी सीट है वहां पे कहां पे जो है चुनाव लड़ा जाए। तो ये सारी जो बैठक थी ये सिर्फ लोकसभा को लेकर रिलेटेड थी कि लोकसभा में किन प्रत्याशी को जो हिमाचल प्रदेश में उतारा जाए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पिछली 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 15,000 नौकरियां दी है ऑन रिकॉर्ड। 15,000 नौकरियां। हम कह रहे 31 मार्च से पहले हम 20,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दे देंगे। ये समझ लिया 1 साल में, उसका 4 साल लगे तो 4 साल बाद धीरे धीरे जो आपका नौकरियों का सिलसिला बढ़ता रहेगा।
तीसरी बात, इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज पे कर्ज लिया। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आपका एक रोजगार जो एक आय आती है हिमाचल प्रदेश की, वो आती है हाइड्रो प्रोजेक्ट से। हाइड्रो प्रोजेक्ट में इन्होंने ये था कि एसजेवीएनएल का एक धौला स्थित पावर प्रोजेक्ट्स थे और 2-3 और प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे के सारे बेच दिए इन्होंने, जिसमें कि 12% आपको रॉयल्टी मिलती थी, उस रॉयल्टी को इन्होंने खत्म कर दिया। उसने कहा सिर्फ 4% रॉयल्टी मिलेगी, 8% रॉयल्टी जो है आपको 12 साल बाद मिलेगी। तो इसी तरह, और इतना ही नहीं, जो जीएसटी की कमाई हिमाचल प्रदेश को भी होती थी उसको भी खत्म कर दिया। तो समझ सकते हैं जितने भी आय के स्रोत थे वो तो सारे बेच दिए विवेक जी, इन्होंने। क्यों ऐसा कर रही है भाजपा? प्रदेश सरकार के साथ भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? कल सीएम दिल्ली में थे, केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं और वो अपना पैसा मांग रहे हैं दिल्ली जाकर। क्यों भाजपा ऐसा कर रही है? आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है आपके ऊपर। देखिए, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं मैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में कोई किसी का पैसा नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप अपनी लिमिट एक्सीड करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी जीडीपी की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर दिया, इनको पैसा मिल नहीं सकता। और वो केवल हिमाचल के साथ नहीं है, किसी भी प्रांत के साथ कभी भी हो सकता है। शायद इन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। दूसरा प्रश्न ये करते हैं कि जी हम पूर्व में हमें ये मिला, हमें वो मिला। भाई, जब आप लोग चुनाव में जा रहे थे, 2022 के चुनावों में आप जा रहे थे, उस समय आपको प्रदेश की स्थितियां मालूम नहीं थी। उस समय आप झूठ बोलने पर इतने उतारू थे कि आप ये भी कहने के लिए तैयार थे कि जिसके घर में सूरज नहीं आएगा हम सूरज भी लाके देंगे, आप किसी तरह से हमें सत्ता में बिठा दो। अब तुम सत्ता में तो आ गए लोग, अब चला नहीं पा रहे हैं, तो उसका दोषारोपण किसी अन्य पे करना कितना मुनासिब है? जनता इस बात को समझती है। दूसरी बात, जो ये रोजगार की बात करते हैं, हमने कितना रोजगार दिया? हमने क्लेम नहीं किया कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे, ये इन्होंने क्लेम किया और इन्होंने अपनी गारंटी को अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया। हमने तो नहीं बनाया है इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। रहा दूसरा प्रश्न, आप जो इन्होंने पहले कहा कि हमारे लोग वहां ये तय कर रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा। हमारे यहाँ लड़ाई इस बात की है कि टिकट मेरे को भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए। और इनके यहाँ दिक्कत यह है कि किसको ठोकना है हारने के लिए। ये तो आने वाला समय बताएगा इनकी हालत क्या होने वाली है। इनकी पार्टी के ही लोगों ने तय कर लिया है, वो पार्टी के पदाधिकारियों ने तय कर लिया है कि इनको कैसे सेटल डाउन करना है। हमारे यहाँ अंतरकलह नहीं है, अंतरकलह तो इनके यहाँ है। ये हमारे गुट गिना रहे हैं, आप चुनाव आने दो, आप इनके कोई तो बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का सारा गुट इनको छोड़ चुका है। इनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, इस चीज की ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन हम कराना भी नहीं चाहते। कहां जा रहा है वीरभद्र गुट? कहां जा रहा है? क्या भाजपा में आ रहा है जी? वीरभद्र गुट भाजपा में नहीं आ रहा, लेकिन इनको घर बिठा रहा है। ये तय है कि वर्तमान व्यवस्था में लगभग मैक्सिमम लोग हमें सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं और वो अंतर खाते हमें सहयोग देने को तैयार बैठे हैं। ये तो हमारी इच्छा है कि हम अभी ले नहीं रहे, क्योंकि हमारा अपना कैडर बड़ा जबरदस्त है। अदरवाइज कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है। ये एक इतिहास है और इतिहास बन के रहेगी, हम इस बात को मानते हैं और हिमाचल में बहुत जल्द इतिहास बनने वाला है। राजीव जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन आरोप ये आप पे लगा रहे हैं कि ये समझ सकते हैं। ये इनको देखो, टिकट किसको लड़ाया जाए, किसको झोंका जाए, ये कह रहे हैं। नहीं समझ सकते हैं कि अंतरकलह बीजेपी की अपने आप में, और जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है तो इनको जो अभी तक भी ये हजम नहीं कर पाया। अंतरकलह तो आपके अंदर थी, आपके धूमल गुट ने आपको जयराम जी को बाहर बिठाया। तो मुझे मतलब अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं कि अंतरकलह किसकी थी। आज जो आपके इतने सारे जो लोग थे, जो आपके प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े, वो किसके लोग थे? तो समझ सकते हैं कि वो धूमल जी के लोग थे। धूमल जी ने आज जयराम जी को घर बिठाया है, यही कारण था। आज हमारी सरकार है, आज माननीय वीरभद्र सिंह जी, जो हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी है, उनका जो लोग है बाकायदा कंधे से कंधे कर मिलाकर करे। और कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, कांग्रेस पार्टी सभी एक व्यक्ति के सभी कार्यकर्ता की है, ये समझने की जरूरत है। और आज सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर ऊपर तक सभी एक बराबर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी को, यही चीज इन्होंने, जब बाई इलेक्शन भी थे हिमाचल प्रदेश में, जितने भी हमारे इलेक्शन हुए, तो बीजेपी की जब सत्ता में थी तभी इनको जो है मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो एमसी, क्या कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है हिमाचल में लोकसभा की? खिमटा साहब, बिल्कुल सर, आने वाले समय में हमारा ये नहीं है कि किसको कि कौन, ये कह रहे हैं कि इनके पास जो प्रत्याशी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये चूज करना है कि किस प्रत्याशी को किस तरह। अभी आप देख लीजिए, आज के 10 दिन बाद हम इसी चैनल पे डिबेट पे आएंगे, जब इनके कुछ 2 बड़े दिग्गज शरेआम उनकी लड़ाई जो सड़कों में दिखाई देगी। मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि नेशनल मीडिया पे विवेक जी भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। बीजेपी 10-15 दिन के बाद विवेक जी, बीजेपी 4 सीटें हार रही है, ये कांग्रेस दावा कर रही है।
और एक बार नहीं, बार बार कर रही है, मैं सीएम से लेकर अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक सारे। चिपटा जी सारे प्रश्नों का एक वाक्य में ये उत्तर दे दूंगा। इन्हीं की ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था अभी जब ये अपना 1 वर्ष का कार्यकाल बना रहे थे कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैंने नहीं कहा, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन मीडिया उन्होंने बोला है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि हम सारे नगर परिषद और सब जीत रहे हैं। हमारे सोलन में हमारे पास मात्र 6 पार्षद थे और हमें 12 वोटें पड़ी हैं। आप तय कर लीजिए, हमारे तो 6 ही पार्षद थे, वोटें हमें 12 मिली हैं हमारे डिप्टी मेयर को, और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हम हार रहे हैं और आप जीत रहे हैं। साहब आप आंकड़े तो जुटा लीजिए, हमें तो 6 वोटें आपने दी हैं। कमाल कर रहे हैं आप, हमें 12 वोट मिले हैं हमारे डिप्टी मेयर को, जबकि हमारे केवल 6 पार्षद हैं वहां पे। कमाल है। चिमटा साहब जानकारी हासिल लेके चिमटा जी आपके लिए देखिए, चिमटा साहब आपके लिए मंडी सीट, शिमला सीट और कांगड़ा और हमीरपुर सीट उतनी आसान नहीं है। भाजपा का लंबे वक्त से कब्जा है। हालांकि बाई इलेक्शन में मंडी में प्रतिभा सिंह ने सीट जीत ली थी, बचा ली थी, लेकिन लंबे दौर से भाजपा काबिज है। आप कैसे कह रहे हैं कि चारों सीटों पर कांग्रेस इस बार आ रही है? हमीरपुर का आंकड़ा देता हूं। हमीरपुर में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज है सर। 17 में से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं और वो विधायक वहां पे रहे, समझ सकते हैं। इससे पहले इतनी तादाद में कभी भी नहीं हुई है। हमीरपुर कभी क्लीन स्वीप नहीं था। और आपका ऊना है, ऊना में सिर्फ एक जो है इनके सतपाल सती जीते हुए हैं। बाकी जो इनका मंडी का क्षेत्र लगता है धर्मपुर, जबकि पिछले 30 साल बाद वो जो है कांग्रेस ने वहां पे जो सीट जीती है। तो समझ सकते हैं कि आज हमारे पास 12 विधायक 17 हलकों में से है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज कहीं ना कहीं इनके विवेक जी बात पूरी करिए, टाइम कम है। विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको करेक्ट कर दूं, पिछले 15 साल से शिमला पार्लियामेंट्री में हमारा ही कब्जा है। 2 बार वीरेंद्र कश्यप जी सांसद रहे और वर्तमान में सुरेश कश्यप जी नहीं, मैं चारों सीटों की बात कर रहा हूं। लंबे वक्त से भाजपा का कब्जा है चारों सीटों पर। बाई इलेक्शन मंडी में प्रतिभा सिंह जीती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे शिमला सीट की बात हो, चाहे हमीरपुर की हो, चाहे कांगड़ा की हो, कांग्रेस को कम ही जीत नसीब हुई है वहां पर। कांगड़ा की अगर बात करें तो आज इनका जो एमपी है उनके खिलाफ तो पोस्टर लग रहे हैं कि उनको ढूंढ के लाओ, वो है कहां पिछले 5 साल में। ये समझ सकते हैं, जो इनके एमपी जीते थे और 4 लाख से ऊपर के जो उसमें वोटों से जीते थे, आज कांगड़ा में उनके पोस्टर लग रहे हैं वांटेड कि हमारे जो विवेक जी कहां है सांसद कांगड़ा से? विवेक जी देखिए किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता, और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और पूरा कैडर और संगठन उसके साथ लगता है, और हम सीट निकाल लेंगे और कांगड़ा हम सबसे ज्यादा बड़े बहुमत से जीतेंगे। मैं चिमटा जी को ये आश्वस्त कर दूं, ठीक है, हमारे पास कांगड़ा की कमी नहीं है। आपने तो कांगड़ा को प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया और जिसको दिया उसको पोर्टफोलियो नहीं दिया। ठीक है विवेक जी, ठीक है। तो अपने अपने दावे हैं सभी पार्टियों के। आप दोनों जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो हैं अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लेकिन देखने वाली बात है कि जब टिकट बांटे जाएंगे तब कहां पर क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स का टोटा है उनको कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे कि किसको किस सीट से लड़ाया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।